हेलो स्टूडेंट्स। आज ये फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए ये रिकॉर्डेड वीडियो। टॉपिक है हमारा चैप्टर 6 ज्योमेट्रिक मीन। इससे पहले चैप्टर 6 अरिथमेटिक मीन के लिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए डाला हुआ है यूट्यूब पे, और ये ज्योमेट्रिक मीन हम इसमें कवर करेंगे एज वेल एज कुछ स्पेशल सीरीज़ की बात भी इसमें करेंगे। तो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़, यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिक मीन लिख दिया हूँ गलती से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, उसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन टॉपिक आएगा। तो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी बात करूँ मैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। थोड़ा हिंदी मीडियम वाले भी अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम हो सकते हैं, उनके लिए भी मैं ये नाम हिंदी में बता रहा हूँ। तो गुणोत्तर श्रेणी, ये हमारे पास जो टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। इसमें होता क्या है सीरीज इसका बहुत बेसिक, पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसका एक सबसे सिंपल अगर एक फंडा है तो है 1 2 3 1 4 8 16 और इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ेगी। तो इसमें जैसे अपन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते थे, डिफरेंस चेक करते थे। यहाँ पर अपन डिफरेंस चेक नहीं करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। 2/1, 4/2, 8/4, 16/8, इस तरीके से अपन चेक करेंगे। तो इसको अपन कॉमन रेशियो बोलते हैं। कॉमन रेशियो बोलते हैं। कॉमन रेशियो जो होगा R इज इक्वल टू, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एपी की बात भी थोड़ी थोड़ी करूंगा आपसे कि जब जैसे एपी पढ़ते थे तो अपन वहाँ डिफरेंस लेते थे, और एपी में हम लोग कॉमन डिफरेंस वर्ड यूज़ करते थे। यहाँ पर जीपी है, कॉमन रेशियो वर्ड यूज़ करेंगे। हिंदी में एपी जो होता था वहाँ पर सार्वंतर बोलते थे। यहाँ पर कॉमन रेशियो है तो हम इसको सार्व अनुपात कहेंगे। हिंदी में नाम मैं बताते जा रहा हूँ, और इसको रिप्रेजेंट आर से करते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आर का वैल्यू 2 है। कैसे? 2/1 करोगे तो भी 2 आएगा, 4/2 करोगे तो भी 2 आएगा, 8/4 करेंगे तो भी 2 आएगा, 16/8 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो ये हर बार आपको 2 मिलता जाएगा। तो कॉमन रेशियो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 2 है। तो किसी जीपी में कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और क्वेश्चन बनाते बनाते कुछ और जीपी दिखेंगे आपको ढेर सारे। जैसे मैं एक एक चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 4 8 16, ऐसा भी हो सकता है। स्टार्ट कोई 1 से जरूरी नहीं है, 2 से स्टार्ट हो गया, ये भी जीपी है। एक का जीपी हो सकता है 3 9 27, इस तरीके से हो सकता है। इसमें देखो 9/3 करोगे तो 3 आएगा, 27/9 करोगे तो 3 आएगा। तो इसमें आर का वैल्यू जो आएगा 3 आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ढेर सारे जीपी हो सकते हैं मिले। एक जीपी है 10, 100, 1000, इस तरीके से जीपी मिलेगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 10 है, बट इसका कॉमन रेशियो आप अगर बोलेंगे तो 100/10। 100/10 क्या होता है? 10 होता है। 1000/100 10 होता है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों 10 मिल गया। तो ऐसे बहुत जीपी हो सकते हैं। जीपी पहचानने का तरीका बता दिया मैंने आपको, द सिंपलेस्ट वे, कि आप टर्म्स डिवाइड करेंगे। अगला यानी सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, इस तरीके से आप टर्म्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और अगर वो सारा डिवीजन सब जगह सेम आएगा तो वो जीपी है। ठीक है। तो बहुत बेसिक बात है, यहाँ जीपी की मैंने कर दिया, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर लिया। जैसे एपी में हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, वैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी। तो जीपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें पहला टर्म है सपोज ए। सर ए फर्स्ट टर्म एपी के लिए भी यूज करते थे हम लोग, ए। अगला आएगा ए आर, यहाँ देखो ए आर आ रहा है, ए और आर को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगला फिर आएगा ए आर स्क्वायर, फिर एक आर और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब। इस तरीके से आप आर मल्टीप्लाई करते जाओ, अगला टर्म मिलता जाएगा। डेफिनेटली सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो आर आएगा, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म करोगे आर आएगा, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म करोगे आर आएगा। तो आर को डिवाइड करने से पिछला टर्म मिलता है, आर मल्टीप्लाई करने से अगला टर्म मिलता है। बहुत बेसिक बात है। बिल्कुल फिर से मैं एपी में कहता था कि डी को ऐड करते जाओगे तो अगला टर्म मिलता जाएगा, डी को माइनस करते जाओगे तो पिछला टर्म मिलता जाएगा। तो बस वही चीज यहाँ पर भी है, आर को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो अगला टर्म मिलता जाएगा, आर को डिवाइड करते जाओगे तो पिछला टर्म मिलता जाएगा। बस ये फंडा आपको क्लियर है। अब इसमें क्या है
यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है, अगला टर्म जैसे ए आर है, अगला टर्म ए आर स्क्वायर है, अगला टर्म ए आर क्यूब है। इस तरीके से आपको खूब सारे टर्म्स दिए गए। अब जब आपको यहाँ पर खूब सारे टर्म्स दिए गए हैं, सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, कहीं तो जाके सीरीज खत्म होगा। जहाँ पर जाके सीरीज खत्म होगा अपन उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर लास्ट टर्म बोलेंगे। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। ये सारी बातें अगर आपने मेरा एपी वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला इससे पहले वाला वीडियो देखा हुआ है तो एपी में भी इस टाइप की ही बातें सुनाई देती थी। बस वहाँ पर खेल होता था ए और डी का, यहाँ पर खेल होगा ए और आर का। तो एपी की जो जान है ना वो ए और आर में बसती है, ए और डी में बसती है। जीपी की जान जो है वो ए और आर में है। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर जीपी का बनाना है तो आपको दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से समझना होगा, ए और आर। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म। जब इस ए को मैं टी1 बोल सकता हूँ तो इस ए आर को मैं टी2 बोल सकता हूँ, इस ए आर स्क्वायर को मैं टी3 बोल सकता हूँ, इस ए आर क्यूब को मैं टी4 बोल सकता हूँ। करते 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 यहीं कहीं तो ये जाके सीरीज खत्म होगा, मैं इसका नाम टीएन बोल सकता हूँ, मैं टीएन बोल सकता हूँ इसको। अब जब मैं इसको टीएन बोल सकता हूँ तो फिर सीधी सी बात है कि जो लास्ट टर्म है दैट इज द टीएन है, लास्ट टर्म और टीएन जो है, लास्ट टर्म और टीएन, ये जो है आपका लास्ट टर्म और टीएन जो है आपका, ये हो जाएगा आपका ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। कैसे आएगा सर? बहुत सिंपल है। जब T4 लिखा है, T4 यानी कौन सा टर्म हुआ? फोर्थ टर्म। जब फोर्थ टर्म है तो देखो आर के पावर में 3 आया है। बहुत गौर से देख लो इस बात को। अगर यहाँ फोर्थ टर्म है तो आर के पावर में 3 आया है। थर्ड टर्म है T3 है तो आर के पावर में 2 आया है। T2 है तो पावर में 1 आया है। T10 होगा तो पावर में 9 आएगा। T20 होगा तो पावर में 19 आएगा, 19 आएगा। तो उसी तरीके से बस जब Tn है, Tn मतलब nth टर्म है, तो पावर में एक कम आएगा, दैट इज n माइनस वन। n है तो n माइनस वन आएगा। ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस। ठीक है, ये बन जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस। ठीक, ये हो गया आपका एक सीरीज Tn लास्ट टर्म फॉर्मूला हो गया जीपी का। तो आपको बिल्कुल याद दिलाते चलूंगा मैं कि एपी में Tn जो होता था वो होता था a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर होगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। तो ये एक तो नोट हो गया। अब आपको मैं सारे फंडे यहाँ पर सिखा दूँ, क्वेश्चन बनाते जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना लेंगे। चलिए एक इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पहले अपन बात करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। जैसे अगेन मैं आपको अब फिर से एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आपके ICAI का जो स्टडी मटेरियल होता है, ICAI का जो इंस्टीट्यूट से जो बुक आती है, उसी बुक को हम बेस लेकर के चलेंगे और इसके सॉल्व एग्जाम्पल कवर करेंगे। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं ये बात बोल दूँ, जो हमारे एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, और एज वेल एज जो हमारे एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर, तो हमारे एक्सेल में जो रेगुलर क्लास होती है उसमें मैं एक्सरसाइज के 100% क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सॉल्व एग्जाम्पल ICAI स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन है, लिखा है कि फाइंड द जीपी, जीपी फाइंड करना है पूरा, जिसमें लिखा है फोर्थ टर्म इज 8, जिसमें फोर्थ टर्म 8 है एंड एट्थ टर्म मतलब T8, एट्थ टर्म का वैल्यू 128/625 है। ये एट्थ टर्म की वैल्यू दिया है। आपको बोला है कि पूरा पूरा जीपी बताओ। ठीक है, चार ऑप्शन में आपको क्या करेगा, चार ऑप्शन में आपको पूरा जीपी सीरीज देगा, आपको पूरा जीपी दिया जाएगा आपको। तो आप तो वहां से भी गैस कर सकते हो, ऑप्शन से भी गैस कर सकते हो, बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूं कि आपको अगर कोई भी जीपी से रिलेटेड कुछ बात करनी है ना, तो आपको ना ए और आर पे फोकस करना है। तो चलो T4 का फंडा अब भी सिखाया तो ये बनेगा ए आर क्यूब। भाई जैसे ये था ना Tn, Tn है तो पावर में n माइनस वन आया है, तो अगर T4 है तो बनेगा ए आर टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड एक है T8, तो T8 होता है ए आर टू दी पावर 7, ए आर टू दी पावर 7, ये हो जाएगा 128/625। ये आपका नंबर बन जाएगा 2, ये बन जाएगा नंबर 2, ये बन जाएगा नंबर 2, ए आर टू दी पावर 7, ए आर टू दी पावर 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 128/625। ये आ जाएगा 128/625। अब इसमें क्या फंडा है, इसमें ये लॉजिक समझना है अपने को कि सॉरी,
हमें ए और आर पे टारगेट करना है, मतलब ए निकालना है और आर निकालना है। आप इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, चाहो तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता है कि क्या करें सर, कोई ज़रूरी है क्या, नियम है क्या, कोई रूल है क्या कि अपन सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म ही करें। यहाँ पर ए आर टू द पावर 7, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दो, ए आर टू द पावर 3, और राइट साइड को राइट साइड से, ये बनेगा 128 अपॉन 625 डिवाइडेड बाय 8 लिखा ना, 8 का मतलब 8/1 होता है, 8 का मतलब 8/1 होता है, अगर ये 8 का मतलब 8/1 होता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फिर, ये बन जाएगा आपका ए कट जाएगा यहाँ पर, देखो ये ए तो कट जाएगा आपका, ए कट जाएगा आपका, और आर ऊपर 7 है नीचे 3 है, तो बनेगा आर का पावर 4 हो जाएगा, ये आर का पावर 4 हो जाएगा, एक आर का पावर 3 है और एक आर का पावर 7 है, ठीक है। तो ये आर का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 128 अपॉन 625 इंटू 8/1 बिकम्स 1/8, 8/1 को 1/8 कर लेंगे अपन, तो बनेगा आर का पावर 4, आर का पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ से 128/8 करोगे डिवाइड बाय 625 करोगे, मुझे लगता है ये थोड़ा कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो ये मुझे मिलने वाला है आर का वैल्यू ±2/5, देखते हैं ये 4 से अगर कट करते हो, 4 2 टाइम्स, और 4 से 3 टाइम्स, और 4 से 2 टाइम्स, फिर 2 से और कट कर दो इसको, तो बनेगा ये 16, है ना। तो 16/625 आया, 16/625 आया, ये पावर 4 है, तो आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू जाएगा 2/5, 2/5 का पावर 4 होता है। अब इसमें देखो पावर 4 है ना, तो हो सकता है आपको चार ऑप्शन में प्लस माइनस भी दे दे, क्योंकि +2 का पावर 4 करेंगे तो भी 16 होता है, और +5 का पावर 4 करेंगे तो भी 625 होता है, माइनस करेंगे तो भी होता है। तो यहाँ पर ना अगर आप कंपेयर करोगे तो आर का वैल्यू ±2/5 मिलेगा, केवल +2/5 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, -2/5 भी चलेगा, दोनों है तो बेटर है। तो ये आर का वैल्यू आया। अब अगर आपको आर का वैल्यू मिल जाता है तो आप यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो। कैसे? इस आर के वैल्यू को ना आप इक्वेशन या तो 1 में रख लो या तो 2 में रख लो, या तो इक्वेशन 1 में रख लो या तो 2 में रख लो, कोई भी जहाँ भी अच्छा लगे, तो 1 में रख लेते हैं। चलो, पुटिंग इन 1, यहाँ पर मैं इसमें भी ना थोड़ा आपको डिटेल और बता देता हूँ कि इस आर के वैल्यू को 2 पार्ट में रख लेता हूँ। चलो मैं, मतलब अगर मैं आर का वैल्यू 2/5 लेके चलूँ तो क्या होगा, अगर मैं आर का वैल्यू -2/5 लेके चलूँ तो क्या होगा, मैं दोनों बातें कर लेता हूँ। हो सकता है चार ऑप्शन में दोनों बातें हो, किसी ऑप्शन में हो सकता है, किसी ऑप्शन में दोनों में से दो, एक कोई एक बातें हो। तो पुटिंग इन 1 क्या था बताओ, तो AR³ इज इक्वल टू 8 था, ये है AR³ इज इक्वल टू 8 है। अब यहाँ पर A आएगा आपका पता नहीं, R आएगा 2/5 का क्यूब इज इक्वल टू 8, यहाँ भी देख सकते हो वैसी AR³ इज इक्वल टू 8 है, ए पता नहीं, बट आर की जगह -2/5 का क्यूब कर सकते हो, इज इक्वल टू 8 आएगा। यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ए इंटू 2 का पावर 3 होता है 8, डिवाइड बाय 5 का पावर 3 होता है 125, इज इक्वल टू 8, 8 कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा ए इक्वल टू 125। और अगर आप बड़े गौर से यहाँ से भी समझे ना, यहाँ से ए का वैल्यू मिलने वाला है आपको -125, तो आपको ए का वैल्यू पॉजिटिव भी मिल सकता है और निगेटिव भी मिल सकता है। ए का वैल्यू 125 तब है ना जब आर का वैल्यू पॉजिटिव 2/5 है, जब ए का वैल्यू -125 है तो आर का वैल्यू -2/5 है। ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सीरीज भी दो तरीके से पॉसिबल है, या तो एग्जाम में दोनों सीरीज देगा और एक ऑप्शन बना देगा बोथ, या तो एग्जाम में एक सीरीज देगा और बस वही एक पॉजिटिव या निगेटिव वाला कोई भी एक सीरीज देगा और वो आंसर रहेगा। तो मैं दो सीरीज बना रहा हूँ। जीपी देखो कैसा बन सकता है इसके लिए, इस केस के लिए जीपी क्या हो सकता है और इस केस के लिए जीपी क्या हो सकता है, देखो ध्यान से समझ जाओ। इस केस के लिए जो जीपी होता है ना, देखो जीपी कैसा होता है, ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर, बस डैश 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 आप कर दो, 2-3 टर्म से ज़्यादा जरूरत नहीं है समझने का। ऑप्शन में 3 टर्म 4 टर्म से ज़्यादा क्या लिखेगा, तो वहाँ भी वैसी है। देखो ए पहला हो गया, एक ए आर हो गया, फिर एक ए आर स्क्वायर हो गया, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा ए बोलो कैसा हो जाएगा बताओ, 125, एक है 125, अगला है 125 इंटू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/5, आर का वैल्यू 2/5, फिर अगला 125 और आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा डैश डैश डैश। इस तरीके से अब सीरीज आगे बढ़ेगा। यहाँ पर चलो राइट साइड में वैसी है, देखो यहाँ पर आएगा -125 पहला वैल्यू, दूसरा आएगा -125 इंटू
इंटू आर करोगे तो आर का वैल्यू -2/5 है, ठीक है। फिर तीसरा वैल्यू हो जाएगा -125 इंटू -2/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा एक टर्म है। इस तरीके से डैश 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 ये टर्म्स मिलेंगे। और आप अगर बड़े ध्यान से समझें तो पहला एक आंसर जो पॉसिबल है 4 ऑप्शन में रहेगा वो है 125, 125 है। दूसरा आपका आएगा 50, कैसे, ये 125 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 50 होता है। फिर तीसरा 50 होता है। तीसरा होगा आपका 125 और ये 5 का स्क्वायर 25, 4 ऊपर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5, 5 4 जा 20 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज मिलती जाएगी 20, फिर डैश डैश डैश। ये एक आंसर ये रहेगा 4 ऑप्शन में। और एक ऑप्शन आपका एक एक आंसर और रहेगा आपका इधर जो है -125, पहला वैल्यू ये -125, दूसरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 50 आएगा। तीसरा वैल्यू माइनस माइनस प्लस होगा, ये स्क्वायर का -2/5 का स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहाँ एक माइनस बचेगा तो निगेटिव टर्म्स आएगा 20 और इस तरीके से डैश डैश डैश। मतलब देखिए दोनों आंसर आप बड़े गौर से अगर समझे ना, वैल्यू सेम दिख रहा है, वैल्यू तो सेम दिख रहा है, यानी 125 फिर 50 फिर 20 ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ना आपको एक निगेटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव ऐसा दिख रहा है, तो या तो सारे पॉजिटिव टर्म या एक पॉजिटिव एक निगेटिव ऐसा दिख रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से ये जीपी बनाई जा सकती है। मतलब किसी जीपी को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ए और आर, दैट इज द फर्स्ट टर्म इन कॉमन रेशियो। एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ती थी। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं कहता हूँ कि कोई जीपी हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें 3 नंबर है, मतलब मैं आपको एक अलग से एक नोट सिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 3 नंबर है, एक नंबर ए है, बीच का एक नंबर मैं नाम ले रहा हूँ जी और एक बी, मैं बोलूँगा तीनों जीपी में है। अगर ये तीनों जीपी में है, सर आपने ए बी सी क्यों नहीं लिया? ले सकते, आप नाम कुछ भी ले सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ ए, जी और बी, तो एक फर्स्ट टर्म है, एक जी है और एक बी है। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये जीपी है, तो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म होगा। तो जी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई जी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ए बी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, रूट ओवर ए बी। ये होता है फॉर्मूला, पता है किसका, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। जैसे होता था एपी में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, पता है, याद दिला रहा हूँ वापस, अरिथमेटिक मीन होता था a+b/2। किसी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। बट किसी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेते हैं। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का। तो अगर आपको कोई भी दो नंबर दिया जाए और बोला जाए उन दोनों के बीच ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बिटवीन 4 एंड 9, 4 एंड 9, कोई भी दो नंबर है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। एक नंबर 4 है, एक नंबर 9 है, लेट दी ज्योमेट्रिक मीन भी जी, नाम कुछ भी रख सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो वैसे तो रफ में क्या लिखोगे कोई देखने वाला नहीं है, बट जी फॉर ज्योमेट्रिक मीन हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर जाएगा सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, दैट इज द जी इज इक्वल टू रूट ओवर 4 इंटू 9। अगर अपन डायरेक्ट वाला फंडा यूज करें तो जी इज इक्वल टू रूट ओवर 4 इंटू 9 हो जाएगा। अब जी इज इक्वल टू रूट ओवर 4 इंटू 9 है, इसका मतलब ये हो गया कि जी इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो गया बोलो, 36। अब रूट 36 6 होता है, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। जी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, जी इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये आंसर है। जी इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, समझते हैं। इसके बाद ऐसा है कि अगर एक आईसी एक स्टडी मटेरियल शॉर्ट एग्जांपल उठा लूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, इंसर्ट द 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/9 एंड 9। तो पहला नंबर 1/9, आखिरी नंबर 9, इसके बीच आपको ना अब इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने कहा गया है। तो अगर 3 ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालना है तो उनका नाम रख सकते हैं G1 G2 और G3। अगर एक ही ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता तो कोई बात ही नहीं थी फिर तो। एक ही ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता तो क्या करते, दोनों को मल्टीप्लाई करते, दोनों को मल्टीप्लाई करते और क्या ले लेते, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेते। और यहाँ पर हमें 3 नंबर है, 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो जब अगर हमें 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, 3 नंबर का अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है,
तो सॉरी क्षमा करिए, 2 नंबर है, 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, 2 नंबर है, 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो मैं सीरीज़ का नाम देखो, मैं ऑप्शन चेक कर सकता हूँ, सीरीज़ का नाम लिख दे रहा हूँ। पहला टर्म है T1, ये G1 जो है ये बन जाएगा T2, ये बन जाएगा T3, ये बन जाएगा T4 और ये बन जाएगा T5। ये आपको पूरा सीरीज़ बन गया, जीपी सीरीज़ बनेगी ऑब्वियसली। ये फर्स्ट टर्म ए होता है, अगला टर्म ए आर होता है, अगला टर्म ए आर स्क्वायर होता है, अगला टर्म ए आर क्यूब होता है और उसके बाद आखिरी टर्म होता है ए आर टू द पावर 4। और इस तरीके से अगर आपको पूरे टर्म्स पता चल गए तो आप समझ सकते हो कि ये ए आर टू द पावर 4 कितने के बराबर है, 9 के बराबर है सर। ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9, जिसमें ए का वैल्यू 1/9 है, ये भी दिख रहा है। आप इन दोनों को यूज़ करके यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन आप किस तरीके से लिखेंगे, आप सॉल्यूशन इसमें लिखेंगे ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9, ये वाला हिस्सा मैंने यूज़ किया। ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9, मैंने ये वाला हिस्सा यूज़ किया। अब इसमें ए का वैल्यू 1/9 है, इसमें ए का वैल्यू 1/9 है, यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 1/9 इंटू आर का पावर 4 इक्वल टू 9। अब यहाँ से आर का पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 81, आर का पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 81। अब आर का पावर 4 अगर 81 है तो बताए आप आर को क्या बोल सकते हो, आप आर को बोल सकते हो सर प्लस माइनस 3, 3 का पावर 4 भी होता है। प्लस माइनस क्यों लगा सकते हैं बताओ, प्लस माइनस क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि पावर में 4 है, पावर में इवन नंबर है, मतलब प्लस 3 का पावर 4 करने से भी 81 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। माइनस 3 का पावर 4 करूंगा तो भी 81 होता है। अगेन यहाँ प्लस माइनस का फंडा लगा सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शन में केवल प्लस माइनस वाला लिखा है कि केवल प्लस वाला लिखा है। तो आर का वैल्यू प्लस माइनस 3 मिल सकता है, मतलब आर का वैल्यू प्लस 3 भी हो सकता है और आर का वैल्यू माइनस 3 भी हो सकता है। और इस तरीके से यहाँ पर दो सीरीज में बना सकता हूँ मैं। जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि मुझे ए कितना दिया था, 1/9 था, और एक बार मैं आर को प्लस 3 लेके चालू सीरीज बना सकता हूँ, है ना। और मैं कर सकता था ए का वैल्यू तो 1/9 ही था, बट मैं आर का वैल्यू को -3 लेकर के भी सीरीज बना सकता हूँ। अगर ए और आर को अपन 1/9 और 3 लेते हैं तो यहाँ से आपको सीरीज दिख रहा है, G1 का वैल्यू दैट इज द फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ए आर है, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन ए आर स्क्वायर है और थर्ड ज्योमेट्रिक मीन ए आर क्यूब है। तो ये तीनों वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ए आर था, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन ए आर स्क्वायर है और थर्ड ज्योमेट्रिक मीन जो है ए आर क्यूब है। बस ये वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ए आर मतलब 1/9 इंटू 3, अगला हो जाएगा 1/9 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर अगला बन जाएगा 1/9 इंटू 3 का क्यूब, और बताइए फिर ये बनेगा आपका 1/3, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3। तो बच्चे लोग ये आंसर आपको 4 ऑप्शन में दिया जाएगा। वैसे ही आप चाहे तो ए को 1/9 और आर को -3 लेकर के भी ये सीरीज बना सकते हो। अगर वो सीरीज अगर बनाते तो बस आर -3 है तो यहाँ पर पहला वाला तो आर निगेटिव है, इसलिए ए आर का वैल्यू ए पॉजिटिव और आर निगेटिव है तो ये -1/3 बन जाएगा, अब है ना। और सेकंड वाले में क्या होगा, बिकॉज ऑफ आर का स्क्वायर है तो आर अगर निगेटिव भी रखोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब फाइनली 1 ही आ जाएगा। तीसरा वाला जो बनेगा ना आपका, इसमें ए आर क्यूब है, अगर इसमें आर निगेटिव रखोगे तो माइनस बच जाएगा, मतलब जो -3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो कि अगर आप ए और आर का वैल्यू 1/9 और 3 लेते हो तो आपको ये 3 आंसर ये वाले मिलने वाले, G1 G2 और G3 के। लेकिन अगर आप ए का वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, 1/9 है, बट अगर आर का वैल्यू -3 लेते हो, अगर ये वाला फंडा लेते हो तो आपको 3 आंसर ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है ये सारा कुछ, ये फंडा समझना, आप इसको बहुत क्लियरली समझ सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का फंडा। तो बच्चे लोग इसके बाद अपन टीएन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, उसका हमने टीएन यानी nth टर्म की तो बात कर ली। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म्स की बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है, मैं ये ऐसा लिख के दे रहा हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो जब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी की अपन बात करेंगे तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी में ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला होता है ए इंटू, फॉर्मूला होता है 1 - r टू द पावर n
अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है फॉर्मूला। और जब ये फॉर्मूला है ना, तो ये फॉर्मूला कब लगाना अपने को, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आर का वैल्यू 1 से छोटा है। आर का वैल्यू 1 से छोटा है तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड है। मैंने बोला मॉडिफाइड है, मैंने नहीं बोला दूसरा फॉर्मूला है, मैंने बोला फॉर्मूला मॉडिफाइड है। ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला देखिए, इसमें आर पहले आ गया, वन पीछे चला गया। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा है। और आपको मैं बता दूं, अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला। अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाइए। लेकिन गलती से या जानबूझ के अगर कभी आपने आर का वैल्यू अगर है 1 से छोटा और आपने फॉर्मूला लगा दिया है आर 1 से बड़ा वाला, आर 1 से बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दिए, तो मान के चलो, आप कंफर्म मान के चलो फिर आप, कि अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा और अगर आपने आर का वैल्यू 1 से बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दिया है, तो कंफर्म मान के चलिए आप कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर से, कोई फ़ॉर्मूला लगा दो यार, कभी भी इतना मत सोचो। मैंने कहा ना, दोनों फ़ॉर्मूला 2 अलग-अलग फ़ॉर्मूले नहीं है, कायदे से एक ही फ़ॉर्मूले का मॉडिफाइड फ़ॉर्म है। कोई भी फ़ॉर्मूला कभी भी लगा देना, आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हो, रफ में कोई देखने वाला नहीं है आपने क्या किया है, ठीक है? सर क्यों, कैसे, अभी उतना टाइम नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को एक स्पेशल बात बता दूँ, जीपी में चलता है, जो एपी में जनरली अपने को किसी किताब में देखने को नहीं मिलता है, हालाँकि वो बात एपी में भी की जा सकती है, बट मैं यहाँ आपके लिए केवल काम की बात करूँ कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी की जब मैं बात करूँ, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है? तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। इसमें ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आर का वैल्यू 1 से छोटा है। लेकिन सर अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, तो अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है, आप दिमाग लगा सकते हो। अगर किसी जीपी में आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला ए अपॉन जो 1 माइनस आर था ना, जो 1 माइनस आर था ना, आप बोलेंगे सर आर छोटा है तो उसको पीछे लिखे थे, आर बड़ा है तो आर सामने आ जाएगा, आर माइनस 1 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना है, दिमाग नहीं लगाना। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हमें किसी जीपी में पूछ दिया गया, लेकिन जीपी में आर अगर 1 से बड़ा है तो आंसर इनफाइनाइट ही होता है, तब वो जीपी के लिए कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर इनफाइनाइट ही टिक करें। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का आपको क्वेश्चन ना, जो आपके स्टडी मटेरियल में एग्जाम में आज तक तो वही आया है और वही मिलता है कि जब आर 1 से छोटा है तभी। आर 1 से बड़ा है तो आप ध्यान रखिएगा, अगर धोखे से आ गया, आज तक एग्जाम में ऐसा आया नहीं है, अगर कभी आ गया कि अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा है और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो फॉर्मूला अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फॉर्मूला मत लगाना, सीधे आंसर इनफाइनाइट टिक, ठीक है? तो ये आपके पास सम ऑफ एन टर्म के फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के फॉर्मूले, ठीक है? जीपी में सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है कि नहीं होता है? होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सॉरी सॉरी, क्षमा करिएगा। जीपी में तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है, मैंने बता दिया। एपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है कि नहीं होता सर? हाँ बिल्कुल होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी। वहाँ आंसर कभी इसलिए उसको पढ़ाया नहीं जाता, किताबों में डाला नहीं जाता, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एपी की जब भी बात होगी ना, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी हमेशा इनफाइनाइट ही होता है। उसमें सर कॉमन डिफरेंस 1 से बड़ा है कि छोटा है कि ये है कि वो देखा नहीं जाता, तो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आंसर होता है, इसलिए उसके क्वेश्चंस मिलते नहीं है किताबों में। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करा दूं इसमें, सम ऑफ टर्म्स वाले, एन टर्म्स वाले। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सॉल्व एग्जांपल में, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, सीरीज दिया है 1 2 4 8, इस तरीके से सीरीज दिया है, और बोल रहा है कि सम करना है आपको अप टू 8 टर्म्स, को सम करना है अप टू 8 टर्म्स। तो 8 टर्म्स के सम करने हैं आपको, 8 टर्म्स के सम करने हैं। और जब सम अप टू 8 टर्म्स करना है तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो 2 है, ये कॉमन रेशियो है 2 और ये 1 है, ठीक है? तो ये कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका, ठीक है? ये हो जाता है। अब इसमें क्या रहता है कि आर का वैल्यू देखो 2 है, मतलब आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए सम ऑफ एन टर्म का, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, ये फॉर्मूला लगा लीजिए। इसमें आप क्या करिए, आर की जगह पे तो 2 रखिए, 8 टर्म्स का सम बोला है तो इनकी जगह 8 रख लो, आपको 8 टर्म्स का सम बोला है तो इनकी जगह 8 रख लो, ये बन जाएगा सम ऑफ 8 टर्म्स। ए इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 1 एक्चुअली हियर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ए का वैल्यू 1 है,
आर का वैल्यू 2 है तो 2 टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फिर 2 माइनस 1 डिवाइड बाय हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब ये बनेगा सम ऑफ 8 टर्म्स इज इक्वल टू इस सामने के वन, ये जो सामने का वन है ना इसकी जरूरत नहीं है, सामने का जो वन है उसको कुछ वन का मतलब तो वन ही होता है, 2 टू द पावर 8 बताओ 256, 256 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 तो 1 होता है। तो फाइनली आपको सम ऑफ 8 टर्म्स क्या मिला 255, ये मिल गया सर। चार ऑप्शन रहेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है सम ऑफ। देखिए भले मैंने यहाँ पर सीरीज बहुत ही सिंपल सा लिया है, आपके स्टडी मटेरियल में सॉल्ड एग्जांपल में ये सीरीज है, सीरीज कैसा भी आ जाए अगर आपको ए और आर ढंग से पहचानने आता है, फर्स्ट टर्म पहचानने में कुछ रखा ही नहीं है, कॉमन रेशियो पहचानो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो। जस्ट एक रिवीजन वीडियो है ये, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारे नहीं करा सकता, बातें बहुत सारी कवर करनी है मुझे, मैं एक डेमो क्वेश्चन हर पैटर्न का दे रहा हूँ, हर फॉर्मूले से रिलेटेड बातें कर ले रहा हूँ। एक आध और देखते हैं, शायद आपको इससे और कुछ मिल जाए क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन है सर आपके सॉल्ड एग्जाम्पल का, ये क्वेश्चन और है, देखो इसमें सीरीज दिया है 6 27 बढ़िया क्वेश्चन है 128 और उसके बाद है आपका 629, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे क्वेश्चन ये। अब बोला है कि सीरीज का निकालना है सम ऑफ एन टर्म। ओ अगर आपको इसको सम ऑफ एन टर्म्स बोला है तो आंसर पक्का है ना कि एन के फॉर्म में ही आएगा भी। जब सम ऑफ एन टर्म्स बोला है तो आंसर एन के फॉर्म में आएगा। अगर सम ऑफ 5 टर्म्स बोलता है तो हम एन की जगह 5 रखते, बट बात ये है सर कि ना ये एपी समझ में आ रहा है ना ये जीपी समझ में आ रहा है। सीरीज को देखो, डिफरेंस सेम नहीं है, रेशो भी सेम नहीं है, तो ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के सीरीज को कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इस 6 को लिख सकता हूँ 5+1, चलेगा क्या? प्लस मैं इस 27 को लिख सकता हूँ 25+2 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इस 128 को क्या लिख सकता हूँ फिर 125+3 लिख सकता हूँ, ये वाला 128 को, प्लस अगला जो मैं 625+4 लिख सकता हूँ। और इस तरीके से सीरीज को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ये आ जाएगा अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। मतलब हर सीरीज के हर वैल्यू को मैं दो पार्ट में तोड़ दिया। अब हर वैल्यू को दो पार्ट में तोड़ने के बाद देखो सामने वाला वैल्यू एक 5 है, एक सामने वाला वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 25 है, यहाँ पर एक वैल्यू 25 दिख रहा है, एक वैल्यू 125 दिख रहा है। तो क्या करता हूँ मैं, अब ये जो दो टुकड़े हमने किए ना, सबके सामने सामने वाले हिस्से को अलग एक कैटेगरी बना देता हूँ, ब्रैकेट में बोलो 5+25+125+625 प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा, अप टू एन टर्म्स, ऑब्वियसली इन टर्म्स तक ही अपने को लेना है। प्लस इसके बाद जो पीछे पीछे का वैल्यू था ना, पीछे पीछे का वैल्यू था, कौन सा पीछे पीछे का वैल्यू था, देखो एक 1 2 3 4, इसको अलग सीरीज बना रहा हूँ 1+2+3+4+, ये भी कहाँ तक जाएगा, अप टू एन टर्म्स। अब इसके बाद आपको समझ में आएगा कि सर हाँ अब ये मेरे को दिखने लगा सर, ये दो सीरीज है, रेड वाला जो है जीपी दिख रहा है, ब्लैक वाला जो है आपको एपी दिख रहा है। तो जब जीपी की बात करते हैं, मतलब इस रेड वाले सीरीज की जब अपन बात करते हैं, तो इस रेड वाले सीरीज में अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं सम ऑफ एन टर्म का। बोलो फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है, कॉमन रेशियो 5 है सर, देखो ये डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा a × r⁻1-1 एक ये हो जाएगा। प्लस दूसरा जो है ना, ये वाला जो है दूसरा जो है, इसमें भी आपका सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा, पर एपी की बात हो रही है सर, ये तो एपी की बात हो रही है, एपी है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस की बात है, तो क्या आप सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी भूल गए हो क्या? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, इसमें फॉर्मूला होता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। याद रहे ये आपका आधा हिस्सा जीपी है, आधा हिस्सा एपी है। हाँ, आप इसमें फॉर्मूला लगा लो, चलो ए इसमें है, पहला टर्म 1 है, 1 है क्या, एक मिनट नहीं सॉरी 5 है, पहला टर्म 5 है, 5 इंटू आर टू द पावर एन, बताओ आर कितना है इसमें, 5 ही था, 5 टू द पावर एन -1 अपॉन 5-1 प्लस यहाँ पर जो जीपी की बात एपी की बात करेंगे अपन n/2, एन की जगह तो n/2, क्योंकि मुझे एन टर्म का ही सम चाहिए, 2 × 1, फर्स्ट टर्म 1 है, 2 × 1 प्लस n-1, और डी का वैल्यू जो है ना वहाँ पर 1 है, डी का वैल्यू है ना वो डिफरेंस भी 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है,
तो आपको ये वाला मिल गया, आपको पूरा एपी की बात हो गई। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर, ये अपन लगाते हैं 5, यहाँ पर आएगा 5 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 4, प्लस प्लस इसमें आ जाएगा n/2, n/2, 2 है मतलब 2 प्लस n माइनस 1, और 2 और 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। फाइनली आपका आंसर ऐसे ही लिखेगा 5 इंटू 5/4 लिख सकते हो आप इसको, सामने वाला जो हिस्सा है इसको 5/4 लिख सकते हो, 5/4, और ब्रैकेट में 5 टू द पावर n माइनस 1 प्लस n/2, और अंदर में देखो ये n बचेगा, और +2 और -1 मिला के क्या होगा, +1 होगा। तो आप आंसर इसी फॉर्म में खत्म कर दिए, 4 ऑप्शन में ऐसा रहेगा, या छोटा मोटा एलसीएम वगैरह लेकर के उसको भले ही थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाएगा तो अलग बात है। तो पूरा का पूरा इतना सीरीज का आंसर इस फॉर्म में बनाया जाए। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक नए पैटर्न पे आते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का सॉल्व एग्जाम्पल। पॉपुलर क्वेश्चन है वैरायटी एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है पैटर्न, और आगे भी शायद आ सकता है। तो लिखा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो सीरीज बोल रहा है सर, एपी जीपी बताया नहीं है, आपको वो ध्यान रखना है। तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 प्लस डबल 3 प्लस ट्रिपल 3 प्लस, इस तरीके से सीरीज दिखा हुआ है, और आपको सम करना है अप टू n टर्म्स। और आप इसे बड़े गौर से देखेंगे ना, तो अगर ये एपी निकला तो एपी के सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, बट ये एपी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये जीपी है तो आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल जीपी नहीं है ये, और अगर ये जीपी भी नहीं है तो जीपी के सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। अब किताबों में ना इसके सॉल्यूशन बड़े लंबे चौड़े दिए जाते हैं, किताबों में इसका सॉल्यूशन थोड़ा दिमाग लगा के किया जाता है। हम लोग को एक सस्ता, एक सरल आसान रास्ता जो हमारा समय बचाए, हमारा दिमाग में बहुत कंफर्टेबल रहे, तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सर। हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, हमारा अप्रोच एक ऐसा हो सकता है कि हमको ऑप्शंस दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन के लिए, 4 ऑप्शंस। तो इसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि मान लो इसका सम ऑफ एन टर्म है 3/81, और ब्रैकेट में है 10 टू द पावर n प्लस 1 -10 -9n। और मैं ऐसे ये सही जो आपका जो आंसर आया मैं इसी को लिख दे रहा हूँ। मैं इसके 3 गलत ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, मैं उस पर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए ऐसे 3 और गलत ऑप्शन में आ जाएंगे। भाई गलत ऑप्शन में क्या करेगा, गलत ऑप्शन में ये वैल्यू चेंज कर देगा थोड़ा बहुत, 3/81 को 3/27, कुछ भी ऐसा अलग अलग कुछ भी लिखेगा। आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, अभी काम करिए इसमें ना, एन की जगह पे मान लो 2 रखते, 1 रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे। अगर मैं एन को 2 रखता हूँ मतलब मैं सम ऑफ 2 टर्म का कैलकुलेशन करता हूँ। अगर मैं सम ऑफ 2 टर्म का कैलकुलेशन करता हूँ, 2 टर्म का सम की बात करता हूँ, तो 3 और 33 को सम करने से क्या बनेगा, 3 और 33 को सम करने से बन जाएगा ये 30, 3 और 33 को सम करने से 36 आएगा। तो सम ऑफ 2 टर्म 36 दिख रहा है मेरे को। अगर ये आंसर सही है ना, यानी जो भी 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर सही होगा ना, उसमें n की जगह 2 रखने से 36 बनना चाहिए। तो अगर मैं n की जगह पे 2 रखता हूँ तो ये बनेगा सम ऑफ 2 टर्म, ये बनेगा 3/81, अंदर आएगा 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर n प्लस 1 बिकम्स 2 प्लस 1 -10 -9 इंटू 2। मतलब जहाँ जहाँ n था ना, जहाँ जहाँ n था ना, मैंने वहाँ वहाँ n की जगह पे क्या लग दिया है, n की जगह पे मैंने लिख दिया है, n की जगह पे मैंने लिख दिया है, n की जगह पे लिख दिया है 2। अगर ये सही आंसर है तो मेरे को ये पता है क्या ला के देगा, अगर ये सही आंसर है तो मेरे को ये ला के देगा, अगर ये सही आंसर है तो मेरे को ला के देगा ये 36, 2 टर्म का सम 36 ला के देगा मेरे को ये। तो अगर ये 2 टर्म का सम 36 ला के दे रहा है तो ये बनेगा 3/81, 3/81, 10 टू द पावर 3 बन जाएगा, -10 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो ये सम ऑफ 2 टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3/81, और अंदर आ जाएगा 10 का पावर 3 होता है 1000 -28। आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर है, इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ हुआ है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे 1000 में से 28 को माइनस करोगे तो बनेगा 9 का, देख लो भाई मेरे पैसे में कमज़ोर है, या 972 आ जाएगा। और अगर ये करते हो 81 से काट सकते हो इसको, तो
9 से भी काट सकते हो, 9 9 जा कर सकते हो, 9 से 1 टाइम कर लो, यहाँ पर 9108 आ जाएगा, और उसके बाद फिर 9 से कट जाएगा ये 9 से, यहाँ से 9 1 टाइम्स, 9 2 टाइम्स, और 12 इंटू 3 36 आ रहा है सर, ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सम ऑफ टू टर्म्स 36 आ रहा है। जिस ऑप्शन में n इक्वल टू 2 रखने से, जिस ऑप्शन में n इक्वल टू 2 रखने से आपको 36 मिलेगा। 36 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी n इक्वल टू 2 रखने से आपको 36 मिला था, तो ये सही आंसर है। सर आप n 1 ले सकते थे, हाँ बिल्कुल ले सकते था। अगर मैं n 1 लेता तो सम ऑफ वन टर्म यानी मैं 3 लाता। आप इसी ऑप्शन में, आप इस ऑप्शन में n की जगह पे 1 रख के देख सकते हो। अगर मैं इसमें n की जगह पे 1 रखूंगा ना, तो मेरे को 3 ला के देगा, 3 यानी सम ऑफ वन टर्म। तो ये 1 टर्म 2 टर्म या 3 टर्म के लिए चेक कर सकते हो। तो ये बेस्ट एक तरीका है, बहुत सिंपल सा एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं सही आंसर क्या है। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है सर, ये भी एग्जाम में आया और किताबों में इसके बड़े खतरनाक सॉल्यूशन दिए जाते हैं, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं सर ये मैथ्स बड़ा टफ है। नहीं, मैथ्स टफ नहीं है, आपको मैथ्स को ढंग से पढ़ना है, इसलिए ढंग से समझना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम क्या करें। जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम का है वो क्वेश्चन है, आपको आश्चर्य होगा इतना ईजी क्वेश्चन एग्जाम में आया, बट ये एग्जाम में दिया है। बुक का सॉल्यूशन आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा सच में यार भाई बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन दे दिया है। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है 0.2175, और 75 के ऊपर डॉट लगा दिया है, 75 के ऊपर डॉट लगा दिया, बोला 0.2175, हो रहा है कि ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। भाई इसका पहले तो मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है 0.2175, और बिकॉज ऑफ 75 के ऊपर डॉट है। देखो कभी या तो डॉट लगा रहेगा या दोनों के बीच ऐसे लाइन खींचा रहेगा, तो लाइन खींचा रहेगा या डॉट लगा रहेगा ना जिस वैल्यू के ऊपर, समझ आ रहा है वही वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होते आ रहा है, 75 75 75 75, मतलब पूरे स्क्रीन भर के आएगा किलोमीटर में। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बहुत ही सरल है ना, चार ऑप्शन दिया जाएगा आपको। सपोज ऑप्शन ए दे दिया है आपको, ऑप्शन ए दे दिया है 359/1650, ये दे दिया है। ऑप्शन बी वैसी दिया जाएगा, एक ऑप्शन सी दिया जाएगा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, ये बहुत ही सरल है, आपको सॉल्व एग्जाम्पल आईसीआई स्टडी मटेरियल का या किसी भी किताब में देखना भी नहीं है। कोई फ्री में भी समझाए ना, कोई टीचर बोले चलो मैं इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ एक्चुअल में जो होना चाहिए, तो बोलना भाई रहने दो, हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो समय बचाना है। अगर आप सीख भी गए इसका एक्चुअल सॉल्यूशन बड़ा वाला, तो भी आप वहाँ अप्लाई नहीं करोगे। हाँ नॉलेज के लिए सर, नॉलेज के लिए सिखा दो, बस मेरे को ऐसे ही जानना है तो अलग बात है। तो यहाँ पर आप जब इसको डिवाइड करोगे ना, सीधे कंप्यूटर से डिवाइड करो, 359/1650 करो, सीधा उठा के पटकेगा यहाँ पे आप। तो ऐसे चार ऑप्शन दिया जाएगा, डिवाइड करके देख लेना, जो ये स्क्रीन में भर के देगा नंबर 0.2175757575 वही आंसर है। अदरवाइज, अदरवाइज फिर नहीं है, दूसरा ऑप्शन चेक करना, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, देखो ये ना स्कूल लेवल पे या जब एक्चुअल बड़ा सॉल्यूशन किया जाता है ना, तब ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन खतरनाक होता है। बट अगर आप समझदारी से बनाए तो ये बहुत ही सरल होते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम तो आधे आधे मिनट में आंसर पता कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है अपने पास, सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब एक आईसीआई का स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी। जीपी के 3 नंबर आपको बताने, हो रहा है 3 नंबर्स आर इन जीपी, 3 नंबर्स आर इन जीपी, और इसमें ये बोल रहा है कि तीनों का जो सम है, सम आपका 19 आना चाहिए, बोल रहा है सम 19 आना चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है वो आपका आना चाहिए 216, प्रोडक्ट 216 आना चाहिए। तो 3 नंबर है जीपी में है, तीनों का सम 19 आना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो 216 आना चाहिए। तो भाई क्यों चिंता करना, सॉल्यूशन क्यों करे, हमको एग्जाम में ऑप्शन दिया जाएगा ना 3 नंबर। तो सपोज वो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लिखा है 4,6,9, ऐसे बी ऑप्शन में कुछ नंबर दिए जाएंगे, सी ऑप्शन में कुछ नंबर दिए जाएंगे, डी ऑप्शन में कुछ नंबर दिए जाएंगे। सही आंसर है, चेक कर लो बस, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर 3 नंबर जीपी में, तो पहले तो चेक करो जीपी है कि नहीं है। 6/4 करो, ठीक है, 3/2 आएगा। 9/6 करो, 3/2 आएगा, जीपी तो है ये, पहली बात ही जीपी है। अगर मैं इसका सम करूँ, तीनों नंबर का सम, तो आप चेक कर सकते हो 19 आता है, और तीनों नंबर को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखो 216 आता है। तो ऐसे क्वेश्चन, अच्छा ये इतने सरल सरल आपको लग रहा है ना, अभी देखो अभी इस तरीके से पढ़ेंगे तो बोलोगे अरे भाई क्या सरल सरल क्वेश्चन है सर, ये तो एकदम सरल सरल क्वेश्चन आप क्लास में करवा अभी करवा रहे हो। सर आप बुक देखिए, सॉल्यूशन देखिए, तो समझ में आएगा, ये अच्छी खासी मेहनत करने वाले क्वेश्चन होते हैं।
हम तो ये सॉल्यूशन सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में सर एग्जाम में इतने सरल आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, आने को तो कुछ भी आता है। आईसीआई का बुक मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, एकदम स्टैंडर्ड बुक है आपके लिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अपन कवर करते हैं, जीपी से रिलेटेड ही बात करेंगे हम कि सर जैसे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का क्वेश्चन हो सकता है। सम ऑफ एन टर्म का तो आपने बता दिया, तो उसी तरीके से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के अगर कोई क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढूं तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। मैं आपको सीरीज दे रहा हूँ, ये है आपका सीरीज है 1/2, 1/6, 1/18, इस तरीके से। अगर ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना है तो पक्का जीपी होना चाहिए, और आप चेक कर सकते हो जीपी है ये। इसका फर्स्ट टर्म बताइए कितना है, इसका फर्स्ट टर्म 1/2 है। कॉमन रेशियो, आप कॉमन रेशियो चेक करो, ये 1/6 अपॉन 1/2 करो, या फिर 1/18 अपॉन 1/6 करो। अब देखते हैं आता है कि नहीं। पहले 1/6 अपॉन 1/2 करके दिखाता हूँ आपको। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू 2/1 हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। एंड यहाँ पर आपका आएगा उसके बाद, यहाँ पर आएगा उसके बाद आर इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हो 1/18 डिवाइडेड बाय 1/18 डिवाइड बाय 1/6 करोगे, तो 1/18 बाय 1/6 करोगे तो ये बन जाएगा 1/18 इंटू 6/1। मतलब अगेन देख सकते हो आर का वैल्यू 1/3 है। तो अगर आर का वैल्यू 1/3, मतलब ये भी तो कंफर्म हो गया कि आर 1 से छोटा है, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो। तो यहाँ पर हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। दैट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इस सीरीज का आप गौर से देख सकते हो 1/2 है। आपको 1/2 लिखना है तो 1/2 लिखिए, 0.5 लिखना है तो 0.5 लिखिए। कौन 1 माइनस आर का वैल्यू है 1/3। बस इस कैलकुलेशन आपको ढंग से करना है। यहाँ पर ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बन जाएगा ऊपर 1/2, नीचे 1 माइनस 1/3 क्या बन जाएगा 2/3। 1 में से 1/3 माइनस करोगे 2/3 आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 1/2 इंटू 2/3 का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3। फाइनल आंसर आएगा 3/4। फाइनल आंसर आएगा 3/4। तो चलिए 4 ऑप्शन में 3/4 रहेगा। आप ये बना सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न का, एक और थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है अगला जो पैटर्न है। मैं क्वेश्चन आप देख पा रहा हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज 2/3 प्लस 5/9 प्लस 2/27 प्लस 5/81 प्लस, इस तरीके से सीरीज दिया हुआ है और बोला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालो। मजे की बात ये है कि आप इसे बड़े गौर से देखो तो जीपी नहीं दिख रहा है। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म करो, जीपी नहीं दिख रहा है। एपी तो डेफिनेटली नहीं है, एपी डेफिनेटली नहीं। अगर एपी होता तो फिर बिना फॉर्मूला लगाए अपन आंसर क्या बोल देते, बट एपी नहीं है। तो फाइनली फिर है क्या ये, फाइनली फिर है क्या ये, तो फाइनली ये एक्चुअली जीपी डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं है, पर आपको इसको थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा दिमाग लगा के जीपी में कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा दिमाग लगा के जीपी में कैसे कन्वर्ट करें वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, इस सीरीज को बड़े ध्यान से पहचानिए। एक में ऊपर 2 दिख रहा है, यहाँ भी ऊपर 2 दिख रहा है, तो जितने 2 वाले टर्म्स है ना वो एक अलग सेपरेट जीपी बना लेंगे, और जितने भी ऊपर 5 वाले टर्म्स दिखेंगे, देखो ये ऊपर 5 है, ये ऊपर 5 है, ये अलग जीपी बन जाएगा। तो क्या करना है ना, इनफाइनाइट सीरीज है, दो इनफाइनाइट अलग अलग ब्रेक कर लेना है। देखो पहले में आएगा 2/3 प्लस 2/27 और प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, ये जीपी है, बिल्कुल है। आगे और टर्म लिखते तो कंफर्मेशन हो जाता, बट आप इसे ही कंफर्म कर लो। और यहाँ पर आएगा 5/9, 5/81, और इस तरीके से सीरीज लिखोगे तो ये भी। अब इसमें क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है ना जीपी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। और यहाँ पर जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है ये भी होता है ए अपॉन 1 माइनस, ये भी होता है ए अपॉन 1 माइनस। ठीक है, तो ये दो बार आप फॉर्मूला लगाएंगे, बीच में प्लस है, प्लस कर देंगे। दोनों का फर्स्ट टर्म पहचानो, कॉमन रेशियो पहचानो। तो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका ए का वैल्यू है 2/3 अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू, देखिए कॉमन रेशियो यहाँ पर देखो 2/27 डिवाइडेड बाय 2/3 करोगे
तो आपको कॉमन रेशियो मिलेगा। तो 2/27 डिवाइडेड बाय 2/3 करना है आपको। ये उल्टा होकर 3/2 बन जाएगा। ये 2/3 को उल्टा करेंगे 3/2 होगा, 2 कट जाएगा, 3 और 27 कटेगा, 9 टाइम्स 1/9 इसका आएगा कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो किसी को नहीं समझ में आता, बड़े ध्यान से समझ जाओ, ये 1/9 आएगा। ये आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 5/9 डिवाइड बाय 1 माइनस, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आएगा ना, आप 5/81 डिवाइडेड बाय 5/9 करो। देखो फिर से करके दिखा देता हूँ मैं, 5/81 डिवाइडेड बाय 5/9 करोगे। ठीक, अब ये डिवीजन को अगर इंटू में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा 5/81 इंटू कर दोगे तो 5/9 उल्टा होकर 9/5 हो जाएगा। 5 कटेगा, 9 और 81 कटेगा तो 1/9 आएगा। तो आपको ये कॉमन रेशियो हवा में करने आना चाहिए। नहीं आता है तो मैंने सिखा दिया कि ये कैसे बनेगा। तो 5/81 इंटू 9/5 करोगे तो 1/9 आएगा आंसर, कॉमन रेशियो इसका। ठीक है, तो ये 1/9 आएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो ये आपको बनेगा ऊपर 2/3 डिवाइड बाय 9 माइनस 1 की तो 8/9 आएगा, प्लस यहाँ पर 5/9 है, ये आपका 8/9 आएगा। साफ साफ दिख रहा है दोनों का एलसीएम तो 8/9 ही है। आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2/3 इंटू 9/8, प्लस कर सकते हो 5/9 इंटू 9/8। क्लियर है, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। ये है 27 सॉरी 9 टू 18, तो कुछ वैल्यू कट भी कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ 18/24, यहाँ लिख रहा हूँ 45/24। फाइनली आप दोनों को ऐड करोगे ना, 45 50 60 363/24 आएगा। 63/24 अगर 3 से कुछ कट रहा है, आई थिंक सो कट रहा है, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, डिवाइड बाय 3 से कटेगा 8 टाइम्स, तो 21/8 मुझे आंसर दिखाई देगा। 21/8 को और कुछ कट कर सकते हो क्या? अगर और कुछ कट कर सके तो नहीं होगा। तो 21/8 फिलहाल तो इस ऑप्शन में नहीं है। ऊपर मैंने कुछ गड़बड़ किया है कैलकुलेशन का, एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। कहीं गड़बड़ तो नहीं है कोई कैलकुलेशन। ए है फर्स्ट टर्म 2/3 और कॉमन रेशियो आ जाएगा 2/3 अपॉन सेकेंड, यहाँ पर है 5/9। एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। सॉरी, यहाँ पर मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये मैंने गड़बड़ कर दिया है। चलिए मैं थोड़ा सा सुधार के आपको बता देता हूँ वापस। और ये तो आज पता नहीं क्यों मैं आज सुबह से क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी गलतियाँ मेरे से हो रही है। चलो भाई, देखो यहाँ पर क्या कर लेना आप, ये 3 को काट लेना, 3 टाइम्स बनेगा 6/8, प्लस यहाँ 9 काट देना तो बनेगा 5/8, मैंने बनेगा 11। तो एक गलती हो गई थी मेरे से, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक फंडा है, बहुत पॉपुलर है एग्जाम के लिए, ये इसके बारे में बता दूं कि जो कोई दो नंबर अगर हमको दिए गए ए एंड बी, अगर हमें कोई दो नंबर दिया जाता है ए और बी, तो अगर मैं इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो ये फॉर्मूला होता है a+b/2, जो ए पी से रिलेटेड बात है। अगर मैं इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ तो ये होता है √/ab, ए पी से रिलेटेड बात है। और अगर हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन जो होता है वो होता है 2ab/a+b। हार्मोनिक मीन होता है 2ab/a+b। तो अगर, अच्छा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवर्स या उल्टा होता है। वापस बता दे रहा हूँ एक बार कि अगर कोई एपी सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा अगर सारे टर्म को उल्टा कर दे, 1 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, ऐसा करने से जो सीरीज मिलती है हमको, ऐसा करने से जो सीरीज मिलती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वहाँ से फंडा है हार्मोनिक मीन का। तो अगर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों ये फॉर्मूले हैं, तो इनमें कनेक्शन बोलता है, कनेक्शन होता है G = √/a/h। यानी ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे, जो वैल्यू आएगा वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। और आपको समझना है कि इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, इतना सरल सा फंडा है। क्या करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि बोलेगा अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन बता देगा, कि बोलेगा कि किसी दो नंबर के बीच अरिथमेटिक मीन इतना है, हार्मोनिक मीन इतना है।
फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ए और एच दिया रहेगा, जी निकाल लेना। कभी कभी ना जी दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, आपको क्या निकालना रहेगा, एच। मतलब तीन में से ना, ओवरऑल तीन वैल्यू में से कोई भी दो वैल्यू देगा, बचा हुआ तीसरा वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये इस तरीके से एक बहुत पॉपुलर वैरायटी है, आपको ध्यान रखना है। अगला नोट मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एम जी एम एच एम जो होता है ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में बड़ा जो होता है अरिथमेटिक मीन होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन, उससे छोटा हार्मोनिक मीन। बट यहाँ पर ना एक फंसाया जाता है एक वर्ड से। अगर क्वेश्चन में लिखा है द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो वर्ड आएगा टू डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट नंबर का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट नंबर का मतलब होता है दो अलग अलग नंबर। अगर दो अलग अलग नंबर है, जैसे मैं बोलता हूँ 5 और मान लो ले लेते हो आप 12, तो अब 5 और 12 का बोलेगा अरिथमेटिक मीन निकालो, बोलेगा 5 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 5 और 12 का हार्मोनिक मीन निकालो, तो आप देखना कि अरिथमेटिक मीन बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन छोटा आएगा, उससे छोटा हार्मोनिक मीन। लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्ड आ गया, अगर क्वेश्चन में वर्ड आ गया फॉर द टू नंबर्स, तो इस फॉर द टू नंबर्स वर्ड का मीनिंग ये निकलता है ना, फॉर द टू नंबर्स वर्ड का मीनिंग तो ये निकलता है ना कि वो दो नंबर इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो फॉर द टू नंबर्स का मतलब होता है कि वो नंबर अगर इक्वल है, तो उस केस में अगर कोई दो नंबर इक्वल लेते हो, आप मान लो 7 7 लेते हो, तो पता है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन आएगा, क्योंकि आप कभी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालो, 7 और 7 का अरिथमेटिक मीन निकालोगे 7 ही आएगा, 7 और 7 का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे 7 ही आएगा, अगर 7 और 7 का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करोगे तो 7 ही आएगा। तो याद रखना, आपको ना चार ऑप्शन में से ना ये भी दिया जाएगा और ये भी दिया जाएगा, आपको वहां पर समझदारी दिखानी है तुरंत। अगर बोलेगा फॉर द टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर, डिफरेंट डिफरेंट नंबर, तो ये टिक करना। और लिखेगा फॉर द टू नंबर्स, फॉर द टू नंबर्स, अब वो नंबर इक्वल भी हो सकते हैं अनइक्वल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये टिक करना। ठीक है, तो बस ये छोटी सी बात ध्यान रखने की रहती है। इसके अलावा आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा लॉजिक और मैं बता देता हूँ, कि जब हमको किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ए और बी, तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है। ये बहुत कन्फर्म सिंपल सी बात है आपके लिए। मतलब ये बोल सकते हो ना कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ना पावर क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। अगर दो नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास तीन नंबर है, ए बी सी, मान लो मेरे पास तीन नंबर है, ए एंड बी एंड सी, तो अगर मेरे पास तीन नंबर है और तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन लेना है, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर क्या लोगे, 1/3। तो अगर आपको चार नंबर दिए जाए, ए बी सी और डी, बोलेगा ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों को मल्टीप्लाई करना, ए बी सी डी, और पावर क्या कर देना, 1/4 कर देना। तो इस तरीके से कितने भी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है। हालांकि इसका और एडवांस इसकी बातें, इसकी डिटेल बातें, का हमारा चैप्टर आएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, वहाँ भी एपी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की खूब बातें हैं, वहाँ पर हम बातें करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल एक दो क्वेश्चन में और आप लोगों को करवा देता हूँ इस एपीजीपी सीरीज से रिलेटेड। तो तैयार हो जाइए अगला क्वेश्चन आने के लिए। एक क्वेश्चन कवर करते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज एक्स स्क्वायर एक्स वन और फिर डैश डैश डैश, और आपको बोल रहा है कि ये जो सीरीज है एक्स स्क्वायर एक्स डैश 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 अप टू 31 टर्म्स, टू 31 टर्म्स, तो 31 टर्म तक का आपको, 31 टर्म तक का आपको, 31 टर्म्स तक का आपको क्या करना है, सम निकाल। तो सॉरी, 31 31 टर्म्स तक की है, आपको क्या करना है, इसका 31st टर्म निकालना है, T31 निकालना है। तो आप देखिए जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म है आपका एक्स स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो जो आएगा आपका 1/x आएगा। कैसे आएगा कॉमन रेशियो, देखो x/x² करोगे तो भी एक x कटेगा, 1/x करोगे तो भी 1/x आएगा। अब ये 1/x है, तो आप इसमें थोड़ी बोलेंगे कि ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, और वैसे भी टीएन के फॉर्मूले के लिए इससे जरूरत नहीं है कि ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो टीएन का फॉर्मूला होता है a × r⁻n−1। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 31 टर्म्स है इस सीरीज में टोटल, तो मैं n की जगह पे 31 रखूंगा। जैसे ही मैं n की जगह पे 31 रखूंगा तो ये बनेगा T31। T31 इज इक्वल टू जाएगा एक्स स्क्वायर, और r की जगह हो जाएगा 1/x का पावर 31 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो T31 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा,
और 1/x का पावर 30 हो जाएगा, 1/x का पावर 30। फाइनली ये बनेगा T31 इज इक्वल टू स्क्वायर इंटू 1/x⁻30 हो जाएगा, x⁻30। और अगर ये x⁻30 हो जाएगा तो कंपेरिजन आप कर लो, देखो x का पावर 2 ऊपर है, यानी x ऊपर 2 बार है, नीचे x 30 है, मतलब x का पावर 30 मतलब x 30 टाइम्स है। ऑब्वियसली 2 टाइम्स ऊपर नीचे कटेगा तो यहाँ पर बनेगा 1/x⁻28। अब या तो 4 ऑप्शन में लिखा रहेगा 1/x⁻38, और या तो फिर यही 4 ऑप्शन लिखा रहेगा आपको T31 यानी 31 टर्म x⁻28। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको मैंने पूरा जीपी का टीएन एसएन और कुछ स्पेशल सीरीज़ जो एपी भी नहीं था, जीपी भी नहीं था, बहुत सारी बातें, बहुत सारी मेजर बातें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम कवर करते जा रहे हैं हर वीडियो में। और इस वीडियो में भी हमने जीपी के बारे में कवर किया। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए चैप्टर के साथ।